हेलो फ्रेंड्स, जय भारत, जय हिंदुस्तान। I am Mayank Rajesh and you are watching Info and Study. Friends, we are into a very important topic of Buddhism. And in this topic, we have to cover some important points like how did Siddhartha become Mahatma Buddha, teachings and philosophy of Buddhism, Buddhist Sangha, Buddhist Council, Buddhist literature, division और वी कैन से स्प्लिट, क्लाइमेक्स एंड डाउनफॉल। देखिए दोस्तों, हमें यहाँ पर बुद्धिज्म वाले चैप्टर में, ठीक है, बौद्ध धर्म वाले चैप्टर में हमें करना क्या है कि हमें ये सारे टॉपिक्स जो है, ये हेडिंग्स जो है, आप पॉइंट्स कह ले, इसे हमें खत्म करना है। जिसमें हमने ऑलरेडी खत्म कर लिया है सिद्धार्थ से महात्मा बुद्ध बनने का इतिहास जो है वो हमने पूरा डिटेल में किया है। टीचिंग्स एंड फिलॉसफी यानी कि बौद्ध धर्म की शिक्षा और उसके दर्शन को हमने समझ लिया है, ठीक है। बुद्ध बेसिकली बौद्ध संघों को हमने समझा है बहुत ही डिटेल में। उसके बाद बुद्धिस्ट काउंसिल्स यानी बौद्ध संगीतियों पे हम चर्चा कर चुके हैं और बुद्धिस्ट लिटरेचर यानी कि बौद्ध साहित्य को भी हमने देखा है, खासकर उसके जो पाली में आरंभिक जो साहित्य है, त्रिपिटक, ठीक है, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक के बारे में हमने डिटेल स्टडी किया था। और उसके बाद जो टॉपिक बच रहे हैं वो है डिवीजन और स्प्लिट यानी कि विभाजन जो है बौद्ध धर्म का, ठीक है। उसके बाद क्लाइमेक्स यानी कि उत्थान और पॉपुलैरिटी के जो कारण होंगे वो देखेंगे, एंड डाउनफॉल, पतन को हमें देखना है। तो हम ऑलरेडी जो खत्म कर चुके हैं, लिटरेचर तक खत्म कर चुके हैं हम, ठीक है, प्रीवियस वीडियोस में। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक हमारा रहेगा डिवीजन या स्प्लिट, जो कहें आप, स्प्लिट मतलब टूटना, ठीक है। तो ये आज का हमारा टॉपिक होगा, इसी पे हमारा वीडियो जो है वो फोकस्ड रहेगा आज। और जो क्लाइमेक्स और डाउनफॉल है ये हम नेक्स्ट वीडियो में खत्म करेंगे, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में हमारा पूरा बुद्धिज्म का जो टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा। तो देखिए, बेसिकली हमने पहले जो पढ़ा था, अब तक का जो वीडियो देखा था, हमने बताया था कि वैदिक धर्म के बाद, ठीक है, 6th सेंचुरी बीसी में जब हम पहुंचते हैं, वैदिक धर्म एक ऐसा समय था 1500 to 600 बीसी तक का जो समय था, वैदिक पीरियड का समय था, वैदिक काल का समय था। और इसमें लेटर वैदिक पीरियड में आते आते, यानी कि लेटर वैदिक पीरियड का टाइम क्या है, पूर्व वैदिक काल यानी ऋग वैदिक काल का जो समय है वो है 1500 to 1000 बीसी। और उसके बाद 1000 to 600 बीसी का जो समय है वो है उत्तर वैदिक काल का समय या लेटर वैदिक पीरियड का समय। और इसके बाद हम आ जाते हैं 6th सेंचुरी बीसी में, जहां हम 16 महाजनपदों को देखते हैं। और 16 महाजनपदों में हमने देखा कि मगध, हाउ डिड मगध इमर्ज स्ट्रॉन्गेस्ट आउट ऑफ 16 महाजनपदास, कैसे मगध 16 महाजनपदों में उभर के आता है, वो अपने उत्कर्ष पे पहुंचता है, ठीक है। वहीं हमने देखा कि सेकंड अर्बेनाइजेशन या द्वितीय नगरीकरण किस तरह से हो रहा है। हाँ, ये जो समय है द्वितीय नगरीकरण का काल है। और यहीं पे कुछ धार्मिक आंदोलन भी होते हैं जिसमें प्रमुख रूप से जो बौद्ध धर्म है और जैन धर्म उभर के आते हैं। जैन धर्म तो पहले ही आ चुका था, लेकिन महावीर स्वामी के समय उसका थोड़ा उत्थान होता है और प्रचार प्रसार बढ़कर होता है। तो हम बौद्ध धर्म को देख रहे थे, धार्मिक आंदोलनों में बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म में हमने बहुत कुछ पढ़ लिया था कि कैसे सिद्धार्थ जो है वो महात्मा बुद्ध बनते हैं और बोध गया में पहुंचकर वो उन्हें निर्वाण की प्राप्ति होती है, ठीक है। उसके बाद हमने टीचिंग्स को और उसके फिलॉसफी को देख लिया था, ठीक है। शिक्षा क्या क्या है बौद्ध धर्म का, हमने 4 आर्य सत्यों को देखा था। दुख है, दुख समुदाय है, यानी दुख के कारण है, दुख का निवारण भी है, और दुख के निवारण का जो मार्ग है वो अष्टांगिक मार्ग है, 8 फोल्ड पाथ हमने देखा था पिछले वीडियोस में, ठीक है। हमने फिलॉसफी को समझा था कि बौद्ध धर्म जो है वो आत्मा में विश्वास नहीं रखता, बौद्ध धर्म वैदिक धर्मों के खिलाफ है। बौद्ध धर्म जो है बेसिकली वैदिक धर्म के खिलाफ ही बौद्ध धर्म और जैन धर्म उभर के आए थे, ठीक है। तो आत्मा में विश्वास नहीं रखता, अनिश्वरवादी है, यानी गॉड में विश्वास नहीं रखता, वैदिक धर्मों के खिलाफ है, ठीक है। और फिलॉसफी में हमने देखा था, दर्शन में ये क्षणिकवाद में विश्वास करता है, नथिंग इज परमानेंट, नथिंग इज इटर्नल, हर चीज का जो एग्जिस्टेंस है वो क्षण भर के लिए है, ठीक है। हालांकि ये
रीबर्थ में विश्वास करता है, लेकिन कहता है कि रीबर्थ जो होता है आपके कर्म फल के कारण है, और आत्मा नहीं बल्कि आपकी चेतना और एनर्जी जो है वो आपको पुनर्जन्म में ले आती है। ठीक है, पुनर्जन्म देती है आपको, रीबर्थ होता है आपका। तो आत्मा का नहीं होता, रीबर्थ जो होता है वो चेतना और एनर्जी का होता है। ये हमने देखा था फिलॉसफी में, अच्छे तरीके से समझ लिया था। बुद्धिस्ट संघ को हमने समझा था, उसमें प्रवेश कैसे होता है प्रवज्जा के द्वारा। पहले आपको प्रवज्जा का मतलब गृहस्थ जीवन छोड़ना पड़ता है, फिर आप एंट्री लेते हैं, उसको उपसंपदा बोलते हैं एंट्री को। ठीक है, उपसंपदा के बाद आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है किसी सीनियर मॉन्क या सीनियर जो भिक्षु होते हैं उनके अंडर। वहां पे आप 5 से कहीं 5 होगा, कहीं 10 वर्ष होगा, कुछ वर्षों की ट्रेनिंग के बाद आपको मॉन्क का दर्जा मिल जाता है। तो ये सब चीज हमने देखा था, गणतंत्रात्मक प्रणाली होती है, ठीक है, संघ के अंदर। ये सब हमने सारा चीज देख लिया था। उसके बाद लास्ट वीडियो में हमने बुद्धिस्ट काउंसिल और लिटरेचर को देखा था। 4 बुद्धिस्ट काउंसिल की हमने चर्चा की थी। 4 बुद्धिस्ट काउंसिल में मैंने बताया था कि पहला जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था वो कहां हुआ था, राजगृह में हुआ था। और किसके समय, अजात शत्रु के समय हमने पढ़ा था। उसके जो चेयरमैन थे महाकश्यप थे। ठीक है, उसके बाद हमने बताया था कि सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुआ था वो हुआ था वैशाली में। ठीक है, वो कालाशोक के समय हुआ था। ठीक है, कालाशोक जो कि शिशुनाग वंश के शासक थे। ठीक है, कालाशोक जिनको बौद्ध साहित्य में उनको काकवर्ण भी कहा जाता है कालाशोक को। तो इनके बारे में हमने पढ़ा था कि भाई इनके समय हुआ दूसरा बौद्ध संगीति या बुद्धिस्ट काउंसिल, और ये कहां हुआ था, वैशाली में हुआ था। और यहां पर जो चेयरमैन थे वो सर्वकामिर थे, सारा मैं लिखवा चुका था। और यहीं पर विभाजित हो जाता है बौद्ध धर्म थेरवाद और महासांघिक में। थेरवाद एक तरह का हीनयान ही है, अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, थेरवाद और महासांघिक में डिवाइड हो जाएगा। पश्चिमी 2 ग्रुप में बटेगा यहाँ पे बौद्ध धर्म। एक पश्चिमी गुट होगा, दूसरा पूर्वी गुट होगा। पूर्वी गुट में मगध और वैशाली के जो भिक्षु हैं वो रहेंगे। ठीक है, पश्चिमी गुट में जो रहेंगे अवंती के भिक्षु रहेंगे। ठीक है, तो ये था। और पहला जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ उसमें सुत्त पिटक और विनय पिटक लिखा गया। सुत्त पिटक आनंद ने डिसाइड किया या उसकी रचना की, और उपाली ने रचना की विनय पिटक की। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में जब हम आते हैं तो वहां देखते हैं जो कि पाटलिपुत्र में होता है, और यहां पर किसके समय में होता है, ये होता है अशोक के समय में, जो मौर्य डायनेस्टी के शासक हैं अशोक, उनके समय हो रहा है। और इसकी अध्यक्षता की थी महाकश्यप, और सर्वकामिर ने दूसरे की थी, मोगलीपुत्र तिष्य ने की थी। तीसरे बुद्धिस्ट काउंसिल की जो अध्यक्षता थी वो की थी मोगलीपुत्र तिष्य ने। और अंतिम बुद्धिस्ट काउंसिल जो होता है, चौथा संगीति, फोर्थ काउंसिल जो होता है, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, वो होता है कुंडलवन कश्मीर में। किसके समय में, कनिष्क कुषाण वंश के शासक हैं, तो कनिष्क के समय ये फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल यानी चौथी बौद्ध संगीति होती है। यहीं पर वो बौद्ध धर्म का मुख्य रूप से विभाजन होता है 2 हिस्सों में। 2 सेक्ट यहां पर उभर कर आएंगे, हीनयान और महायान। ठीक है, चौथा बुद्धिस्ट काउंसिल कहां होता है, कुंडलवन कश्मीर में। किसके समय में, कुषाण वंश के शासक हैं कनिष्क, उनके समय में। हमने पूरा डिटेल लिखा था पिछले वीडियो में, संघ वाले इसमें बुद्धिस्ट काउंसिल और लिटरेचर वाले वीडियो में हमने लिखा था। और फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल की अध्यक्षता कर रहे हैं वसुमित्र। ठीक है, वसुमित्र इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, और अशोक घोष इसके वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो हमने बता दिया था। तो यहां पर हीनयान और महायान में बढ़ जाता है बौद्ध धर्म। 2 प्रमुख सेक्ट हैं। ठीक है, उसके अलावा इनके सबसेक्ट भी हैं, जैसे वैभाषिक हीनयान के सबसेक्ट हैं वैभाषिक और सौतांत्रिक। महायान के सबसेक्ट हैं शून्यवाद और योगाचार। इसमें बहुत एक 2-2 4 लाइन हम जानेंगे, इसको बहुत ज्यादा मेन हमें हीनयान और महायान को समझना है। उसके बाद जो आगे जो स्प्लिट होता है, फिर एक वज्रयान निकल के आएगा, काल चक्रयान निकल के आएगा, और सहजयान। इन सब के बारे में 2-2 लाइन, एक लाइन हमें समझना है। मेन हमें हीनयान और महायान को समझना है। तो ये हम आज समझेंगे
हीनयान और महायान को। तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमारा आज का टॉपिक डिवीजन और कहें स्प्लिट इन द बुद्धिज्म। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि जो चौथे बौद्ध संगीति में यानी फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में हीनयान और महायान में बौद्ध धर्म बढ़ता है, वो क्या क्या डिफरेंसेस है, और इसी से आपको क्लियर हो जाएगा कि हीनयान क्या कहता है और महायान क्या कहता है। तो यहां पर देखिए, हीनयान हीनयान और यहां पर मैं लिखता हूं महायाना। ठीक है, इसी को लेसर विकिल भी कहा जाता है। लेसर विकिल, ठीक है, और इसी को कहा जाता है ग्रेटर विकिल, महायान को ग्रेटर विकिल। ठीक है, यहां पे हम डिफरेंस करते जाएंगे। ठीक है, और आपको आप यहां पे डिफरेंस भी समझ लेंगे और दोनों के बारे में आपको जानकारी भी मिल जाएगी। ठीक है, हुआ कब था ये मैंने बता दिया, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में। इसके दो पार्ट हैं, देखिए मैं यहां पर लिख देता हूं। ये है आपको, एक तो है वैभाषिक, हिंदी में ही लिखता हूं, वैभाषिक। दो सेक्ट इसके, सबसेक्ट कहेंगे इसे, और सौतांत्रिक। सौतांत्रिक इसको हम बाद में समझेंगे, थोड़ा थोड़ा इसके बारे में जब हम सारा पढ़ लेंगे तो उसको हम देखेंगे। हीनयान महायान जब पूरा समझ लेंगे तो थोड़ा थोड़ा इनके बारे में। और महायान के भी दो सबसेक्ट हैं। ठीक है, ये कहा जाएगा शून्यवाद और इसी को कहा जाएगा योगाचार या विज्ञानवाद। ठीक है, बस इतना आपको जानना है कि इसके दो सबसेक्ट हैं, इसके दो सबसेक्ट हैं। ठीक है, सबसेक्ट हैं ये दोनों। अच्छा, इसके अलावा कुछ और नाम, इसको क्या कहते हैं समझ लीजिए। इसको हम कहते हैं निम्न मार्गी, ठीक है, रूढ़िवादी या श्रावकयान। श्रावकयान भी इसको कहते हैं, इसके और नाम हो जाएंगे। देखिए कुछ नेम से हम पहले अंतर कर लेते हैं। यही पे कुछ नेम जो होगा, इसके नेम कुछ यहां पे पहले मैं चलिए देखिए, इसके कुछ नेम्स हैं, दूसरे नेम्स के नाम से भी हम लोग, दूसरे नाम के से भी हम लोग जानेंगे। जैसे इसको कहा जाएगा निम्न मार्गी, लेसर विकिल कहा ना निम्न मार्गी इसको हिंदी में, तो कहीं इंग्लिश में भी निम्न मार्गी लिखा हुआ आ जाता है, निम्न मार्गी। ठीक है, उसके अलावा निम्न मार्गी के बाद इसको और भी चीजें कहेंगे। इसको कहते हैं रूढ़िवादी। क्यों? ये ऑर्थोडॉक्स हैं, बताऊंगा मैं, रूढ़िवादी। और इसको श्रावकयान भी, श्रावकयान, यानी तीन चीजें आपको याद रखनी है कि अगर निम्न मार्गी कहा जाए तो हीनयान या लेसर वेहिकल के बारे में ही कहा जा रहा है। रूढ़िवादी यदि कहा जाए तो हीनयान या लेसर वेहिकल के बारे में कहा जा रहा है। श्रावकयान कहा जा रहा है तो भी हीनयान या लेसर वेहिकल के बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, यहां अगर देखें तो इसको कहते हैं नेम्स, इसका देखिए, इसके कुछ नेम्स हैं, जैसे उत्कृष्ट मार्गी, उत्कृष्ट मार्गी, ग्रेटर वेहिकल्स, या आपको परिवर्तनवादी। क्यों है ये भी आपको समझ में आ जाएगा। तो इनके नाम में भी डिफरेंस है, पहली बात। अब देखिए कैसे डिफरेंस आप समझ पाएंगे। एक तो हमने नाम का कर दिया, दूसरा आ जाइए, देखिए यहां पे लोग
बुद्धा को, महात्मा बुद्ध को मानते हैं क्या? ग्रेट पर्सन, यानी कि यहां महापुरुष मानते हैं। पहली बात यहां भगवान बुद्ध को महापुरुष मानते हैं। तो यहां अगर देखेंगे, यहां बुद्ध को माना जाता है गॉड, भगवान माना जाता है, ईश्वर माना जाता है। ठीक है, तो देखिए पहला तो नाम का अंतर आ गया, दूसरा बुद्ध को यहां ग्रेट पर्सन, महापुरुष माना जाता है। देखिए यहीं से आपको क्लियर होना शुरू हो जाएगा कि इन सब की फिलॉसफी क्या है। बुद्ध को यहां गॉड कहा जाता है। अब देखिए, कोई महापुरुष का मतलब इंसान है, और इंसान का कोई अवतार नहीं होता, इनकारनेशन नहीं होता। इंसान का इनकारनेशन होता है? नहीं होता ना। तो इंसान का अगर इनकारनेशन नहीं होता, तो तीसरा हम जो पॉइंट लिखते हैं, तो यहां पर लिखते हैं नो इनकारनेशन, यानी हम कहते हैं अवतारवाद जो है, ये लोग अवतारवाद में बिलीव नहीं करते हैं। ठीक है, यहां पर चूंकि महात्मा बुद्ध हैं, और महात्मा बुद्ध को भगवान कहा गया, और भगवान के ही अवतार होते हैं। ठीक है, राम के अवतार हुए, विष्णु के अवतार हुए। तो आप देखिए, अगर गॉड कह दिया गया, तो फिर यहां पर इनकारनेशन की बात यहां पे करेक्ट है। ये अवतारवाद में विश्वास करते हैं। यहां पे करेक्ट साइन मैंने लगाया हुआ है, यहां पे नो इनकारनेशन, या आप इनकारनेशन लिख के क्रॉस कर दीजिए। ये अवतार में बिलीव नहीं रखते हैं, ये अवतार में बिलीव करते हैं। क्यों? क्योंकि ये इंसान मानते हैं महात्मा बुद्ध को कि एक बहुत महान व्यक्ति थे। ठीक है, तो व्यक्ति का, इंसान का अवतार नहीं होता। ठीक है, लेकिन अगर गॉड मान लिया तो उनके अवतार होते हैं, इसके इनकारनेशन। ठीक है, चौथा देखिए, चौथी बात यहां पर देखिए, यहां पे आइडोलेटरी समझते हैं, मूर्ति पूजा। अब किसी इंसान का मूर्ति बना के थोड़े पूजा होता है, ऐसा तो होता नहीं। अगर ये इंसान मान रहे हैं, महापुरुष मान रहे हैं, ठीक है, एक ह्यूमन बीइंग मान रहे हैं महात्मा बुद्ध को, सिर्फ कहते हैं कि महान पुरुष है, बहुत महान व्यक्तित्व थे, तो किसी इंसान की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा नहीं की जाती। ठीक है ना। तो आइडोलेट्री यानी मूर्ति पूजा, देखिए यहां पे मूर्ति पूजा में लिख रहा हूं, मूर्ति पूजा यहां पे नहीं है। लेकिन यहां पे अगर चौथे पॉइंट में हम देखें, तो चूंकि ये भगवान है, यहां पे भगवान कहा जा रहा है, तो आइडोलेट्री यानी मूर्ति पूजा यहां पे होगा। देखिए जब महायान जब होगा ना, तो महायान जो है, ये जो है कि ओरिजिनल टीचिंग्स में बिलीव करते हैं महात्मा बुद्ध के। यहां पर आप लिख सकते हैं कि ये ओरिजिनल टीचिंग्स में बिलीव करते हैं। यहां पर ये कहते हैं कि भाई परिवर्तनवादी कहा गया ना कि नहीं, समय काल के अनुसार, टाइम के अकॉर्डिंगली हम कुछ परिवर्तन करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। जैसा समय है उसके अनुसार हम ओरिजिनल टीचिंग्स में ही कुछ चेंजेस कर लेंगे, कुछ संशोधन कर लेंगे, और उसके अनुसार हम बौद्ध धर्म को मानेंगे। ठीक है, ये कहते हैं। तो ये थोड़े लिबरल है, और ये रूढ़िवादी ऑर्थोडॉक्स है। ठीक है ना, ये आप कह सकते हैं ऑर्थोडॉक्स, यहीं पे आप लिख लीजिए ऑर्थोडॉक्स है। ठीक है, ऑर्थोडॉक्स है, और यहां पर परिवर्तनवादी हैं, यानी कि ये लिबरल हैं। परिवर्तन कौन करता है? जो लिबरल होते हैं, उदारवादी होते हैं। ठीक है, यहां पे लिबरल है, ध्यान दीजिएगा। ये रूढ़िवादी हैं, ये परिवर्तनवादी हैं। परिवर्तनवादी वही होता है, कौन चेंजेस करता है? जो बहुत ज्यादा दकियानूस होगा, जो बहुत ज्यादा रूढ़िवादी होगा, ऑर्थोडॉक्स होगा, वो परिवर्तन नहीं चाहेगा। परिवर्तन कौन चाहेगा? जो लिबरल होगा। यानी अगर पूछा जाए कि कौन इसमें से उदारवादी है, तो महायान उदारवादी है। इसका आगे देखिए, पांचवा अगर हम लिखते हैं, तो पांचवे में आप कह सकते हैं कि चूंकि ये ऑर्थोडॉक्स है, तो एक्सेप्ट द ओरिजिनल टीचिंग्स ऑफ
महात्मा बुद्ध, देखिए ये बिलीव करता है, बिलीव, हीनयान जो है बिलीव करता है, बिलीव्स इन टीचिंग्स ऑफ बुद्ध, महात्मा बुद्ध के ओरिजिनल टीचिंग से, यानी जो उन्होंने कह दिया अक्षरशः उसमें बिलीव करता है, यानी जो उन्होंने अक्षरशः कहा है वर्बेटिम, इसको कहा जाता है वर्बेटिम, एक वर्ड होता है वर्बेटिम। हाँ, वर्बेटिम का मतलब होता है अक्षरशः, वर्ड फॉर वर्ड, ठीक है ना, जैसा लिखा है बिल्कुल वैसे ही। बिलीव्स इन ओरिजिनल टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, कौन? हीनयान। जो बुद्ध ने कह दिया उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, तभी तो इसको ऑर्थोडॉक्स कहा जा रहा है। ये परिवर्तनवादी है, लिबरल है, तो ये मॉडिफाइड फॉर्म को देखिए यहां पर पांचवा, बिलीव्स इन देखिए यहां पर अंतर आ गया, बिलीव्स इन ओरिजिनल टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, बिलीव्स इन मॉडिफाइड फॉर्म्स ऑफ बुद्धास टीचिंग। यहां पे ये कुछ बदलाव के साथ एक्सेप्ट कर लेंगे, जैसे बुद्ध ने, छठे पॉइंट में आप लिखेंगे, ये लोग वेजिटेरियन है, ठीक है, यहां पे आप लिख लीजिए ये लोग वेजिटेरियन है, ठीक है, लेकिन समय और काल के अनुसार महायानी विदेशी आक्रमण हमारे यहां होगा मौर्य पीरियड के बाद, और जब विदेशी आक्रमणकारी आएंगे उसमें उसी में कुषाण वंश भी एक है जिसमें कनिष्क आएंगे और भी जो शासक हैं वो आएंगे, तो वो कहेंगे कि भाई विदेश से आ रहे हैं तो वो नॉनवेज भी खाते हैं, लेकिन उनको बौद्ध धर्म को मानना है, तो बोलते हैं कि भाई अगर थोड़े परिवर्तन के साथ हम बौद्ध धर्म को माने तो कोई दिक्कत नहीं है, हम नॉनवेज खा के भी बौद्ध धर्म की शिक्षा को मान ले तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चूंकि बुद्ध के ओरिजिनल टीचिंग में वेजिटेरियन होने की बात कही गई है, ठीक है, लेकिन ये महायानी जो है ये नॉन वेजिटेरियन है, ये नॉन वेजिटेरियन है, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे कि ये नॉन वेजिटेरियन है, ये वेजिटेरियन है, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया कि कहां कहां अंतर है और मेन फिलॉसफी क्या है। अब एक चीज यहीं पे लिख लीजिए, चूंकि यहां छठा सातवां पॉइंट बना के लिख लीजिएगा, ये जनरली जो होता है ना पाली में होता है, इसका जो लैंग्वेज होता है जनरली पाली होता है लैंग्वेज, जनरली, ऐसा नहीं है कि इसके साहित्य पाली में होंगे, ठीक है, पाली लैंग्वेज था, और इसके लैंग्वेज जनरली संस्कृत में होंगे, जनरली संस्कृत में होंगे, ठीक है। हालांकि महायान का एक साहित्य है, एक किताब है मिलिंद पन्हो, ठीक है, जिसमें मिनांडर एक शासक है जिसको मिलिंद कहा जा रहा है, और बौद्ध भिक्षु है नागसेन, उसमें क्वेश्चन और आंसर राउंड उनका दिया हुआ है। हाँ, वो पूछते हैं सवाल नागसेन से, नागसेन जवाब देता है। तो ये है तो महायान का ही जो है लिटरेचर है, लेकिन ये जो है मिलिंद पन्हो है पाली में, तो एक्सेप्शनल है, वो कहीं कुछ अभी मैं लिखवा दूंगा, एक्सेप्शनल है, ठीक है, कि मिलिंद पन्हो जो है वो पाली में, तो वो आप एक्सेप्शनल चीजों को ध्यान रखें। महायान का है लेकिन वो क्या है, वो पाली में है, लेकिन जनरली महायान का जो भी लिटरेचर मिलेगा आपको संस्कृत में मिलेगा, ठीक है। आगे हम लोग को ऐसे भी चर्चा होगी मिलिंद पन्हो की, आगे देखेंगे, ठीक है। तो यहां देखिए मेन पॉइंट क्या क्या था, यहां पर देख लीजिए, हमने समझ लिया। अभी कुछ और चीजें लिखना है, एक दो पॉइंट और लिखना है, तो क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है इस वजह से मैं नहीं लिख रहा।
देखिए नामों में अंतर, पहला तो लेसर विकिल, इसको ग्रेटर विकिल यानी हीनयान, महायान, दो सबसेट, ठीक है, वैभाषिक और सौतांत्रिक, यानी इसके दो अलग अलग, इसके भी मतलब हीनयान में भी दो विभाजन हो जाएगा, एक स्प्लिट करेगा वैभाषिक और सौतांत्रिक में। मेन टीचिंग्स लगभग वही रहेगा, थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ। इसी तरह से महायान शून्यवाद और योगाचार में, या योगाचार को ही विज्ञानवाद कहते हैं, इसमें डिवाइड हो जाएगा। तो ये पहला अंतर था। पाली होगा जनरली इसका लैंग्वेज, जनरली इसका संस्कृत होगा, ठीक है। इनके नाम देखिए निम्न मार्गी हैं, लेसर विकिल से ही पता चलता है, रूढ़िवादी हैं, ऑर्थोडॉक्स है, श्रावकयान इनका, इनको अगर कहा जाए श्रावकयान भी तो एक ही बात है, हीनयान के लिए कहा जा रहा है। इनके नाम में उत्कृष्ट मार्गी, परिवर्तनवादी क्यों है, ऑर्थोडॉक्स है और लिबरल है, क्योंकि एग्जैक्ट टीचिंग को मानते हैं। जो बुद्ध ने कह दिया वर्बेटिम यानी वर्ड फॉर वर्ड, यानी कि अक्षरशः उसी को मानेंगे, कोई परिवर्तन नहीं। लेकिन ये परिवर्तनवादी है इसलिए लिबरल है, ठीक है, उदारवादी सोच रखने वाले हैं। यहाँ बुद्ध को महापुरुष माना जा रहा है, यहाँ गॉड माना जा रहा है, यहाँ भगवान माना जा रहा है, यहाँ इंसान माना जा रहा है, यहाँ भगवान माना जा रहा है। इसी वजह से क्या है कि यहाँ अगर महापुरुष माना जा रहा है तो महापुरुष का अवतार नहीं होता, इंसान का अवतार नहीं होता, इसीलिए ये इनकारनेशन यानी अवतारवाद में बिलीव नहीं करते। लेकिन चूंकि भगवान का अवतार होता है, ठीक है, तो भगवान का अवतार होता है तो इनकारनेशन यानी अवतारवाद में विश्वास कर रहा है। अब देखिए किसी मनुष्य की मूर्ति बना के पूजा नहीं की जा सकती है, कॉन्सेप्ट है ये, आप समझिएगा तो कॉन्सेप्ट से हो जाएगा। किसी इंसान की मूर्ति बना के पूजा नहीं होती, इसलिए शुरुआती दौर में बुद्ध की मूर्तियां नहीं बनती थी, बस उनके जो प्रतीक चिन्ह थे, खड़ाऊ, कमल, ठीक है, उसको प्रतीक मानकर पूजा किया जाता था, ठीक है। तो मूर्ति पूजा यहां नहीं है, लेकिन यहां चूंकि भगवान मान रहे हैं तो भगवान की मूर्ति बनती है और पूजा भी की जाती है, तो आइडोलेट्री हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। उसी तरह से मैंने बताया कि ओरिजिनल टीचिंग्स में बुद्ध के ये लोग बिलीव करते हैं, इसी से आपको स्पष्ट है। ऑर्थोडॉक्स है, यानी कि ऑर्थोडॉक्स क्या करेंगे, वही मानेंगे जो एग्जैक्टली कह दिया गया, कोई परिवर्तन नहीं। लेकिन यहाँ पे समय और काल के अनुसार परिवर्तन हो जाएगा। बिलीव्स इन मॉडिफाइड फॉर्म्स ऑफ बुद्धास टीचिंग्स, देखिए परिवर्तनवादी हैं ये लोग, लिबरल हैं, इसलिए चेंज कर लेंगे समय के अनुसार। और ये वेजिटेरियन है, मांस नहीं खाते, लेकिन ये मांस भी खाते हैं। क्यों? क्योंकि ये यहाँ महायान की शुरुआत तब होती है जनरली, आमतौर पे जब बाहर से कुछ शासक आएंगे, ठीक है, फॉरेनर कुछ आएंगे, यहाँ पे अटैक करेंगे। यहाँ जैसे कुषाण वंश के शासक थे तो बाहर से थे कनिष्क, वो बताऊंगा आगे जब आप पढ़ेंगे तो आगे की चैप्टर्स में हमारी चर्चा होगी लेटर मौर्यन पीरियड में। तो वहां पे कनिष्क जो है, अब ये बाहर के हैं तो यहाँ पे आके शासक इनका शासन चलता है। अब चूंकि फॉरेन ओरिजिन के लोग हैं और फॉरेन से आते हैं तो वो लोग मांस, मदिरा, इन सब चीजों में बिलीव करते हैं, तो कहते हैं कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा परिवर्तन कर दो और बौद्ध धर्म अपना लो, क्योंकि बौद्ध धर्म के टीचिंग से हम जो है इम्प्रेस्ड हैं। लेकिन चूंकि हम खान पान के बदलाव में थोड़ी मुश्किल होगी तो उसमें थोड़ा बदलाव कर दो। हाँ, अगर हम कहते हैं कि भाई अगर हम पूरा अपने में बदलाव नहीं कर सकते, अगर हम नॉन वेजिटेरियन हैं तो हम बिल्कुल वेज नहीं हो सकते, तो नॉन वेज भी खा लेंगे और बौद्ध धर्म को अपना भी लेंगे। तो ये जो है आप याद रखेंगे, ये नॉन वेजिटेरियन है, ये वेजिटेरियन है। बिलीव्स इन ओरिजिनल टीचिंग्स, बिलीव्स इन मॉडिफाइड फॉर्म्स ऑफ टीचिंग्स, ठीक है। ये अवतारवाद में बिलीव नहीं करते, ये अवतारवाद में बिलीव करते हैं, ये आइडोलेट्री में बिलीव करते हैं, ये आइडोलेट्री में बिलीव। तो इस तरह से आपने देख लिया सारा कि क्या क्या डिफरेंस है। कुछ डिफरेंस और है उसको भी हम देख लेते हैं यहीं पर, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। आइए कुछ और अंतर देखते हैं। आइए कुछ और अंतर देखते हैं हम, ठीक है। देखिए ये हमारा 7वां पॉइंट, ये पाली और
संस्कृत तो मैंने लिख ही दिया था पहले, आप पॉइंट भी बना सकते हैं। 7वां पॉइंट देखिए, अब 7वें में हम क्या लिख सकते हैं, ये कहते हैं कि ये व्यक्तिवादी है, ठीक है, इंडिविजुअलिस्टिक है ये, यानी व्यक्तिवादी है। व्यक्तिवादी का मतलब क्या हो गया कि देखिए, कहते हैं अरहत होना यानी निर्वाण प्राप्त कर लेना, ठीक है। यहां पर कहता है कि भाई वन कैन गेट salvation थ्रू सेल्फ डिसिप्लिन एंड मेडिटेशन। यहां इंडिविजुअलिस्टिक इसलिए है कि हीनयान जो है ना, कहता है कि भाई ओरिजिनल टीचिंग्स पे ये बिलीव करते हैं। तो ये कहता है कि सिर्फ हम अगर सिंगल व्यक्ति हैं तो हम खुद अपने लिए निर्वाण प्राप्ति की कोशिश करेंगे, हम खुद बखुद हम एनलाइटेंड होंगे अपने सेल्फ डिसिप्लिन से, ठीक है, और अपने मेडिटेशन से, और सिर्फ अपने लिए हम काम करेंगे, खुद हम निर्वाण प्राप्त करेंगे, किसी और की मदद नहीं करेंगे। ध्यान दीजिएगा, किसी और की मदद नहीं करेंगे, यानी इसका है इंडिविजुअलिस्टिक सोच है, ठीक है ना, इंडिविजुअलिस्टिक सोच है, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या होगा, यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर इंडिविजुअलिस्टिक नहीं है, कलेक्टिविस्टिक है, ठीक है ना। यहां पर समष्टिवादी है, कलेक्टिविस्टिक बोलते हैं उसको, मैं हिंदी में लिख देता हूं समष्टिवादी। समष्टिवादी यानी कि समष्टिवादी का मतलब है कि ये सबके बारे में, अपने बारे में तो सोचेगा ही व्यक्ति कि हम निर्वाण प्राप्त कर ले, और हम खुद दूसरों की भी मदद करेंगे निर्वाण प्राप्ति में, ठीक है। कलेक्टिविस्टिक आप इसको लिख सकते हैं, कलेक्टिविस्टिक ऐसे लिख लीजिए 7वां में, ठीक है। ये इंडिविजुअलिस्टिक है, ये कलेक्टिविस्टिक है, इसे हम व्यक्तिवादी कहते हैं, ये समष्टिवादी कहा जाता है। यानी कि ये सिर्फ एक व्यक्ति, अगर मैं हूं तो मैं सिर्फ अपने निर्वाण की बात सोचूंगा, अपने एनलाइटेनमेंट की बात सोचूंगा, खुद के ज्ञान की बात सोचूंगा, खुद चाहूंगा कि निर्वाण प्राप्त कर लूं, दूसरों के बारे में नहीं सोचना मुझे कि दूसरा प्राप्त करेंगे या नहीं करेंगे, या दूसरों को मैं हेल्प करूं। यहां कलेक्टिविस्टिक का मतलब यह है कि यहां एक परिकल्पना आती है बोधिसत्व की, ठीक है, बोधिसत्व। बोधिसत्व देखिए कैसे, इसे कहते हैं अरहत, हिंदी में कहते हैं अरहत। अरहत का मतलब होता है कि हम निर्वाण की प्राप्ति जब कर लेते हैं, खुद के बारे में सोचेंगे और हम अरहत तक पहुंचेंगे, निर्वाण तक पहुंचेंगे, ठीक है, सिर्फ खुद के बारे में सोचना है। यहां वो नहीं, यहां बोधिसत्व की परिकल्पना है। बोधिसत्व क्या करता है भाई, बोधिसत्व अटेन एनलाइटेनमेंट फॉर हिमसेल्फ एंड हेल्प्स अदर आल्सो टू अटेन एनलाइटेनमेंट। बोधिसत्व खुद के निर्वाण की प्राप्ति के लिए तो कोशिश करेगा, ये दूसरों के निर्वाण के लिए भी कोशिश करेगा, ठीक है। इसीलिए इसको कलेक्टिविस्टिक, समष्टिवादी कहा गया। ये सबके बारे में सोचेगा, ये सिर्फ खुद के बारे में सोचेगा। इंडिविजुअलिस्टिक है, समझ गए, मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट हो जाना चाहिए। और ऐसे 6 बोधिसत्वों की कल्पना की गई है मेनली। ऐसे तो बहुत सारे हैं, दूसरे देशों में चले जाएंगे, चाइना में, लेकिन मेनली 6 बोधिसत्व, ठीक है। ये अभी हम देखेंगे, 6 बोधिसत्वों को अभी हम देखेंगे, ठीक है। अब देखिए 8, ये जो लोकप्रिय हुआ, ये धर्म कहां कहां लोकप्रिय हुआ, देखिए वर्मा, जिसे आज हम म्यांमार कहते हैं, वर्मा, म्यांमार, म्यांमार में लोकप्रिय, आज इसे म्यांमार कहते हैं, पहले वर्मा कहते थे, ठीक है। उसके बाद श्रीलंका, वर्मा दे दे तब भी कोई दिक्कत नहीं, इसी को वर्मा कहते थे। श्रीलंका,
ठीक है। उसके बाद आपको इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, ठीक है, जावा। देखिए इसको भी आप कॉन्सेप्ट से याद कर सकते हैं, अभी मैं बता दूंगा। 8वें में देखिए इधर, इधर होगा आपको चाइना, चाइना, जापान, मंगोलिया, ठीक है, आपको कोरिया, कोरिया, ये इधर ये प्रचलित होंगे। अब देखिए इसमें मैप में आप समझ लीजिए, ये जैसे कि मैं मैप बना रहा हूं, ये मैप मैंने बना दिया अगर मान लीजिए, तो देखिए आपको श्रीलंका यहां पे है, इधर ही आपको वर्मा है, म्यांमार जो है इधर ही है, ठीक है, श्रीलंका यहां पे है, इधर ही इंडोनेशिया, जावा, ये सब इधर आइलैंड है। तो एक तरह से देखिए तो इस तरफ के जो भी हैं, हाँ, आइलैंड या कंट्रीज, इस तरह के जो भी हैं इस तरफ, वो हीनयान को फॉलो कर रहे हैं। और इधर देखिए चाइना किधर है, चाइना, मंगोलिया भी इधर है, इधर चाइना है, चाइना है, मंगोलिया, ये सब इस तरफ है, ठीक है ना, जापान इधर है, जापान इधर है, ठीक है। तो एक तरह से देखेंगे तो उत्तर की तरफ जितने भी कंट्रीज आ रहे हैं तो वो ये सब उत्तर की तरफ है ज्यादातर, चाइना, जापान, मंगोलिया, कोरिया, तो ये सब जो है इस तरफ है मैप में। तो आपको एक आइडिया रहना चाहिए कि अब सारी चीजों को तो आप याद नहीं रख सकते, तो हाँ एक आइडिया के अकॉर्डिंगली अगर आपके एग्जाम में आ जाता है तो आप आइडिया के अकॉर्डिंगली आप अपने ऑप्शन को चूज कर सकें कि किधर प्रचलित रहा, कौन सा सेक्ट, हीनयान किधर रहा और महायान किधर रहा। डिफरेंस के लिए तो आप कुछ याद रख सकते हैं कि चाइना, जापान, मंगोलिया, कोरिया, इधर के लिए भी आप, म्यांमार वैसे भी आपको याद रहेगा। तो ये आपको बेसिकली मैप से भी आपको आइडिया रहना चाहिए कि इस तरफ ज्यादातर जो कंट्री है, ज्यादातर, हर नहीं, ज्यादातर जो कंट्री है वो महायान में, और इस तरफ ज्यादातर है इस तरफ, ठीक है, ऐसे और ऐसे, जैसे श्रीलंका हो गया, इधर जावा सुमात्रा हो गया, ये वर्मा हो गया, तो ये सब जो है ये हीनयान को फॉलो करते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये हमने अंतर कर दिया। हम बोधिसत्व के कॉन्सेप्ट को अभी समझ लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसे मैं मिटा रहा हूं। देखिए बोधिसत्व की परिकल्पना कहां पे है भाई, अगर आ जाए तो बोधिसत्व की परिकल्पना जो है वो है महायान, ठीक है, सेक्ट में। तो महायान बेसिकली हुआ कैसे, मैंने अभी अभी बताया, कुछ बाहर से शासक आए, जैसे इंडो ग्रीक आए, जैसे मिनांडर की बात अभी मैं कर रहा था, मिलिंद फनहो जो लिखा गया है, नागसेन और मिनांडर मिलिंद को कहा गया है, मिलिंद मिनांडर को ही कहा गया है। तो ये लोग सब, ये इंडो ग्रीक था मिनांडर, वैसे ही बाहर से आया था कुषाण वंश का कनिष्क, जिसने चौथी बौद्ध संगीति कराई थी, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये बाहर से आए थे, तो इन्होंने कुछ परिवर्तन के साथ, ये रूढ़िवादी नहीं थे, लिबरल थे, फॉरेन सोच रखते थे, कुछ आधुनिक सोच रखते थे, तो इन लोगों ने कहा कि परिवर्तन के साथ हम अडॉप्ट कर लेते हैं, चलो नॉनवेज भी खा लेते हैं, मूर्ति पूजा भी कर लेते हैं, हाँ, बुद्ध को गॉड भी बना देते हैं और उनकी कही हुई बातों को अपना भी लेते हैं। तो ये महायानी कहलाए। इसी में बोधिसत्व की परिकल्पना आई, जो ओरिजिनल टीचिंग है यहां पर हीनयानियों का, वो तो कहेंगे कि भाई हम सिर्फ अपने लिए निर्वाण की प्राप्ति करेंगे, लेकिन यहां कहेगा कि नहीं, निर्वाण की प्राप्ति जो महायान कहता है, महायान कहता है कि निर्वाण की प्राप्ति हम खुद भी करेंगे और दूसरों को भी मदद करेंगे। और ये कौन काम करता है, बोधिसत्व जो होता है वो करता है। और बोधिसत्व ऐसे कहा जाता है कि कुछ बोधिसत्वों ने पहले जन्म लिया और कुछ भावी बोधिसत्व भी है, फ्यूचर में भी, यानी कि बोधिसत्व जो हैं वो दूसरों को निर्वाण प्राप्त कराने के लिए समय के अनुसार, कालखंड के अनुसार जन्म लेते रहेंगे, ये कहा जाता है। तो कुछ बोधिसत्व जो पूर्व जन्म है, उसमें कुछ जैसे महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म है, तो उसमें कहा जाता है कि वो बोधिसत्व के रूप में है, ठीक है, और आगे भी आएंगे, ठीक है। तो कहा जाता है कि कुछ बोधिसत्व
पहले भी जन्म ले चुके हैं और कुछ बोधिसत्व बाद में भी आएंगे। तो अब बोधिसत्व की परिकल्पना को देखिए। बोधिसत्व मैंने बोधिसत्व कहां से है? महायान का कॉन्सेप्ट है। महायाना कॉन्सेप्ट है। ठीक है। अब बोधिसत्व, कुछ प्रमुख बोधिसत्व हैं, इनके बारे में हम जानेंगे। जैसे यहां पर मैं लिख लेता हूं क्या क्या है, भी देखिएगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी, ठीक है, और पीसीएस दोनों के लिए, जान लीजिए। अब यहां पे मैं लिख रहा हूं, देखिए यहां पे मैं कुछ बोधिसत्व हैं, इनको आपको याद रखना है। बोधिसत्व, यहां पे मैं लिख रहा हूं सिंबल, ठीक है, और इनकी कुछ विशेषताएं यहां पे लिखेंगे, मेरिट्स लिखेंगे, या इनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ इन्फो होगा, मेरिट्स कह लें जो भी कह लें, कुछ इन्फो यहां पे होगा इनके बारे में। तो यहां पे देखिए मैं लिख रहा हूं, चलिए यहां पे बोधिसत्व, सिंबल और कुछ इंफॉर्मेशन इनके बारे में हम लिखेंगे, जैसे विशेषताओं को लिखेंगे बेसिकली। तो यहां देख लीजिए मैं लिख रहा हूं मैत्रेय। मैत्रेय है एक बोधिसत्व। इनका सिंबल जो है अर्ण है, ये कलशधारी है, अर्ण, कलशधारी है, ठीक है। अब देखिए ये फ्यूचर बुद्धा है, अभी ये आने वाले हैं कहा जाता है, अभी इन्होंने जन्म नहीं लिया है, और इसके पहले कुछ कुछ बोधिसत्व आ चुके हैं। बोधिसत्व की परिकल्पना क्या है कि बोधिसत्व क्या करता है, ये जन्म लेता है बार बार, ठीक है, और ये क्या करेगा, खुद भी निर्वाण को अटेन करेगा, एंड ही विल हेल्प अदर्स टू अटेन एनलाइटनमेंट और निर्वाण, ठीक है, दूसरों की भी मदद करेगा। ये बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट है। कहीं आ जाए कि बोधिसत्व क्या है तो आपको ये बताना पड़ेगा। तो पहला तो मैत्रेय, ये मैत्रेय कहीं आ जाए, फ्यूचर बुद्धा किसे कहते हैं, तो मैत्रेय को, यही बोधिसत्व है जिसे फ्यूचर बुद्धा कहते हैं, जो कि आगे आने वाले समय में कहा जाता है कि जन्म लेंगे। उसके अलावा 4-5 है और आपको बोधिसत्व, उनको 6 करीब मेन, वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन 6 मेन हैं, उनको हम देख लेते हैं। उसके बाद मंजूश्री, ठीक है, मंजूश्री ये सोड रखते हैं, एक हाथ में सोड और एक हाथ में किताब, बुक, इनको खड्गधारी बोलते हैं, ठीक है, खड्गधारी। और ये विजडम, विजडम के ये बुद्धि के प्रतीक हैं, ये रखते हैं, सिंबल इनका है स्वॉर्ड, और ये बुद्धि के प्रतीक है, ठीक है, इनको माना जाता है बुद्धि का प्रतीक। इनकी विशेषता है, इनके बारे में ये इंफॉर्मेशन है। तीसरी बात देखें, पदम पानी, और अवलोकितेश्वर, पदम पाणी या अवलोकितेश्वर। पदम पाणी उसको कहते हैं जिसके हाथ में कमल यानी कि लोटस होता है, ठीक है ना। तो इनका सिंबल क्या है, लोटस, ठीक है। या कहीं अवलोकितेश्वर लिख के पदम पाणी भी दे दे तो आप उसको गलत नहीं मानेंगे। तो यहां पे लोटस है, और यहां पे ये कहा जाता है इनका कि मेन बोधिसत्व है, ये प्रधान बोधिसत्व, मेन प्रधान बोधिसत्व माना जाता है इनको।
ठीक है। अब चौथा में देखिए, अब चौथा में देखिए, फोर्थ में अमिताभ। ठीक है, अमिताभ का कोई सिंबल नहीं है, और अमिताभ जो है ये संसार के अधिपति माने जाते हैं, संसार के अधिपति यानी लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड आप कह सकते हैं, लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड। मैंने संसार के अधिपति को लिख दिया, संसार के अधिपति, इसको लिख दिया अमिताभ को संसार के अधिपति, लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड आप कह सकते हैं। पांचवें में आ जाइए। अब पांचवें की बात अगर हम करें तो पांचवें में क्षति ग्रह। देखिए कुछ चीजें मैं हिंदी में ही लिख देता हूं ताकि कई बार क्षति ग्रह, ये है एक बोधिसत्व क्षति ग्रह है, ठीक है, और क्षति ग्रह का भी कोई सिंबल नहीं है, नो सिंबल। और इनको आप कहेंगे प्योरिटी के, ये इनके बारे में इंफॉर्मेशन ये है कि एक तरह से प्रतीक माने जाते हैं प्योरिटी के। ये प्रतीक ये भी माना जाएगा, ये इनके बारे में विशेषता है कि ये माना जाता है कि ये प्योरिटी के बोधिसत्व है। प्योरिटी यानी कि शुद्धता, ठीक है। उसके बाद सिक्स्थ अंतिम जो है ये अंतिम है, वो है वज्रपाणी, ठीक है ना। नाम अंग्रेजी में भी यही होगा वज्रपाणी, ठीक है, वज्रपाणी। तो वज्रपाणी जो है इनके हाथ में होगा वज्र, जैसे वज्र जो होता है, वज्र एक लोहे का हथियार होता है, विपन होता है वज्र, जैसे इंद्र रखा करते थे, ठीक है, वज्र। और इनकी जो विशेषता है, ये कठोर माने जाते हैं, कठोरता इनकी विशेषता है, कठोरता। कठोरता को आप अंग्रेजी में लिख सकते हैं चाहे तो, कठोरता को आप लिख लें स्टर्ननेस, रिजिडिटी, स्टर्ननेस, ठीक है, स्टर्ननेस और कठोरता को आप कह सकते हैं और क्या लिख सकते हैं, रिजिडिटी, आप सिर्फ एक ही लिख लीजिए, कठोरता, रिजिडिटी कह लें, या फिर आप कह सकते हैं स्टर्ननेस, ठीक है, स्टर्ननेस वो भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कठोरता। तो ये आपके जो है 6 बोधिसत्व हैं। इनको आप चाहे तो एक टेबल बन गया इनका, ऐसे टेबल बना लीजिए। देखिए बहुत सीधी लाइन तो नहीं जा रहा है, लेकिन हम इसको एक टेबल की तरह हम लोग इसको ऐसे, और अमिताभ के लिए हम ऐसे, और इस तरह से क्षतिग्रह ऐसे, और ये ऐसे। तो इस तरह से आपका बन गया मेन इसका टेबल। इस तरह से आप बना सकते हैं, इस तरह से टेबल आपने बना लिया, ठीक है ना। कोई सिंबल नहीं है, तो ये आपको याद रखना है। तो बस अगर पूछा जाए कि भावी बुद्धा कौन है, आपसे अगर आपसे पूछा जाए तो भावी बुद्धा, देखिए मैत्रेय बोधिसत्व जो है, भावी बोधिसत्व मैत्रेय जो है, मैत्रेय बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, कहीं पूछा जा सकता है। ये इनका सिंबल क्या है, कलश, ये कलशधारी है, और ये यही फ्यूचर बुद्धा है, यानी भावी बुद्धा है। आने वाले समय में ये बुद्ध के रूप में, ये बोधिसत्व के रूप में आएंगे, ठीक है। उसके बाद मंजूश्री, इनका है स्वॉर्ड का मतलब तलवार,
खड्गधारी, ठीक है। और ये विजडम, इनकी विशेषता है बुद्धि, ठीक है। और गुण, बेसिकली गुण रख लीजिए, यहां पे आप लिख लीजिए इन्फो क्या है, गुण है, विशेषता है, इनके बारे में इंफॉर्मेशन है, जो भी लीजिए। पदम पाणी और अवलोकितेश्वर, पदम पाणी और अवलोकितेश्वर। लोटस, इनके हाथ में कमल रहता है, वैसे भी जान लीजिए पदम पाणी उसे कहते हैं जिसके हाथ में कमल रहे, पदम पाणी। तो ये मेन बोधिसत्व कहा जाता है इनको, प्रधान बोधिसत्व। तो यह आ सकता है, प्रधान बोधिसत्व किसे कहते हैं, तो पदम पाणी या अवलोकितेश्वर को कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अमिताभ के बारे में कोई सिंबल का नहीं, संसार के अधिपति ये माने जाते हैं, यानी लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। क्षतिग्रह, क्षतिग्रह प्योरिटी के, इनका गुण क्या है, प्योरिटी, शुद्धता के बोधिसत्व हैं ये, ठीक है, शुद्धता के बोधिसत्व है, प्योरिटी। और उसके बाद वज्रपाणी, जो कि हाथ में वज्र रखते हैं, वज्र एक हथियार है, इंग्लिश में वही स्पेलिंग होगा सबका, ठीक है। वज्र लिखना चाहें तो इस तरह से लिख लें, वज्र, ठीक है। तो ये वज्र एक तरह का लोहे का हथियार होता है जो इंद्र भी रखा करते थे, तो इसलिए इनका सिंबल वज्र है, इनके हाथ में वज्रपाणी के हाथ में वज्र होगा। और इनके बारे में इंफॉर्मेशन या गुण जो भी कहें, कठोरता इनका गुण है, स्टर्ननेस कहें या रिजिडिटी कहें। तो ये पूरा का पूरा आप पढ़ चुके, वज्र, कठोरता, यहां ये प्योरिटी है कौन, क्षतिग्रह, ठीक है। अमिताभ संसार के अधिपति हैं, पदम पाणी के हाथ में लोटस है। तो ये सब चीजें आराम से आपको याद हो जाएगा, टेबल आपका बन गया, टेबल से आप बड़ी आराम से याद कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं हीनयान और महायान के सब्जेक्ट्स को, ठीक है। तो हमारे पास था चलिए अब जो हीनयान और महायान के जो ब्रांचेज हैं उसको हम सबसेक्ट कह सकते हैं, तो उसे हम देखते हैं। एक तो है हीनयान, ठीक है, यहां लिखते हैं हीनयाना, हीनयाना, इसको क्या बोलेंगे, और लेसर व्हीकल, ठीक है। और दूसरा हम लिखते हैं महायान, इसको हम कहेंगे ग्रेटर व्हीकल, ठीक है। अब यहां पे हम लिखते जाएंगे, पहला नंबर हीनयान, दूसरा नंबर महायान, मेन सेक्ट है ये, ठीक है। ये हमने कहा था क्या, वैभाषिक, वैभाषिक ऐसे ही आप अंग्रेजी में भी लिख दीजिएगा, और सौतांत्रिक। इसी तरह से अगर इसको देखें तो शून्यवाद, और इसको कहेंगे शून्यवाद और योगाचार या विज्ञानवाद। बस यहां थोड़ा थोड़ा जानकारी हम लिखते चले जाएंगे। जैसे वैभाषिक, ठीक है, वैभाषिक के बारे में जान लीजिए कि वैभाषिक क्या है भाई, इसके बारे में देखिए, ओरिजिन कहां है इसका, तो कश्मीर, ठीक है। बेस्ड ऑन वैभाषिक शास्त्र, ठीक है, आप हिंदी में इसको लिखिए बेस्ड ऑन वैभाषिक शास्त्र, यानी कि शास्त्र पर आधारित, ठीक है। उसके बाद इसका फिलॉसफी क्या है, दर्शन क्या है, दर्शन, ठीक है। देखिए, we see those things what actually exist. We see those things what actually exist.
यानी प्रत्यक्षी प्रमाण। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जो हम देखते हैं वही प्रमाण है, यानी प्रत्यक्ष रूप से जो भी दिखाई देता है उस वो प्रमाणित है। जो हमको दिखाई देता है वो रियली वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। यानी कि प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानता है। अगर हमें कुछ दिखाई दे दिया तो प्रमाणित है, ठीक है ना, ये मानता है। यहां पे हम लोग कुछ अंतर देखेंगे स्वतांत्रिक और इसमें, इसी से कुछ अंतर आपको पता चलेगा, ठीक है। तो एक तो ये बात हो गई। उसके बाद आपको इसके फॉलोअर कुछ लोग हैं, ठीक है। फॉलोअर कौन कौन थे इसको मानने वाले? फॉलोअर्स या मानने वाले, तो जैसे कुछ लोगों के नाम मैं लिखता हूं। देखिए, वसुमित्र, धर्मत्रात, देखिए थोड़ा बहुत अंतर आपको हिंदी या इंग्लिश के स्पेलिंग में हर जगह मिलेगा, हर अलग अलग किताबों में मोर और लेस बात यही होगी। बुद्धदेवा और घोषक। वसुमित्र, धर्मत्रात, बुद्धदेवा, घोषक, ये चार लोगों यानी मत को मानने वाले कौन कौन से लोग थे ये हमने बताया। अब देखिए यहां पे हम बात करते हैं थोड़ा स्वतांत्रिक की। ऐसे में लेके आता हूं स्वतांत्रिक। अब स्वतांत्रिक के बारे में जान लीजिए। स्वतांत्रिक क्या है भाई? ये है बेस्ड ऑन सुत्त पिटक। बेस्ड ऑन सुत्त पिटक। त्रिपिटक हमने पढ़ा था, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक और सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। त्रिपिटक पढ़ा था जो पाली में है और आरंभिक रचना है ये बौद्ध साहित्य के, और इनको आगम भी कहा जाता है, मैंने बताया था। सुत्त पिटक, ठीक है, तो आगम भी इनको कहा जाता है। सुत्त पिटक पर आधारित है ये। सुत्त पिटक 3 है, आगम या त्रिपिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक। इन दोनों की रचना, सुत्त पिटक और विनय पिटक की रचना कब हुई थी? पहले बुद्धिस्ट काउंसिल में, जो कि कहां हुआ था? फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल मैंने बताया था। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल राजगृह में हुआ था। महाकश्यप ने इसकी अध्यक्षता की थी। और किसके शासनकाल में हुआ था? ये अजात शत्रु के समय हुआ था। और यहीं पे सुत्त पिटक और विनय पिटक लिखा गया था। सुत्त पिटक लिखा था आनंद ने, विनय पिटक लिखा था उपाली ने। दोनों कौन है? दोनों बुद्ध के शिष्य थे, ठीक है, ये आपको जानना चाहिए। और ये जो त्रिपिटक है ये लिखे गए हैं पाली लैंग्वेज में, ध्यान रखिएगा। उसके बाद इसके बारे में हम कहेंगे कि सुत्त पिटक पर आधारित है। और इसके फादर यानी जनक, फादर यानी कि जनक कौन है भाई? इसके जनक हैं कुमार लाट, ध्यान दीजिएगा, कुमार लाट, ठीक है। और इसकी फिलॉसफी क्या है? ध्यान दीजिएगा इसकी फिलॉसफी में, ठीक है। We see those things what we think about। देखिए, यानी इसका मतलब यह है कि जो मन में आता है वही दिखाई देता है, ठीक है। देखिए क्या क्या चीजें हैं? बेस्ड ऑन सुत्त पिटक,
फादर या जनक कुमार लाट को कहा जाता है। फिलोसफी क्या है? वी सी दोज थिंग्स व्हाट वी थिंक अबाउट, जो मन में आता है, हमारे जो ख्यालों में आ गया, जो मन में आ गया, जो हमने सोचा वही दिखाई दे रहा है। ये कहता है कि प्रत्यक्ष है, जो चीज प्रत्यक्ष है, हाँ, वो प्रमाणित है, जो हमको दिखाई दे रहा है बिल्कुल वो सही है, एग्जिस्ट करता है वो। लेकिन ये कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए दोनों में अंतर क्या है, वैभाषिक और स्वतांत्रिक में। इसकी फिलोसफी कहती है कि वी सी दोज थिंग्स व्हाट वी थिंक अबाउट, हमारे मन में जो ख्याल आता है वही चीज दिखाई देता है हमको। ये कहता है नहीं, जो चीज दिखाई देता है वो प्रत्यक्ष प्रमाण है। ये नहीं कि मन में हमको ये चीज दिखाई दे दिया, ऐसा जरूरी नहीं कि मन में आ रहा है, ये दिखाई दे दिया तो सही है, वो प्रत्यक्ष प्रमाण है कि ये चीज है। ये कहता है कि नहीं, प्रत्यक्ष जैसी कोई चीज नहीं होती, ये स्वतांत्रिक कहता है। जो हमारे मन में ख्याल आ गया, जो हमने सोच लिया, वही चीज हमें सामने दिखा। हमने सोचा कि पहाड़ है, ठीक है, हमने सोचा कि सामने पहाड़ है तो हमें पहाड़ दिखाई देगा। हमने सोचा कि सामने नदी है तो नदी दिखाई देगा। लेकिन ये कहता है सामने नदी है इसलिए नदी दिखाई दे रहा है, सामने नदी है एग्जैक्टली इसीलिए दिखाई। आप सोच नहीं रहे, ये कह रहे हम सोच नहीं रहे, सामने नदी है इसलिए नदी दिखाई दे रहा है, सामने पहाड़ है इसलिए पहाड़ दिखाई दे रहा है। ये कह रहा है नहीं, हम स्वतांत्रिक कह रहा है, वैभाषिक कह रहा है नहीं, सामने एग्जैक्ट प्रमाण है कि नदी है, सामने एग्जैक्ट प्रमाण है कि पहाड़ है, मेरे माउंटेन है। लेकिन ये कहता है नहीं, ऐसी बात नहीं है, हम सोच रहे हैं इसलिए पहाड़ दिखाई दे रहा है, हम सोच रहे हैं इसलिए नदी दिखाई दे रहा है। समझ गए ना? तो दोनों का ये फर्क है, समझ गए? ये दोनों का फर्क है। तो ये हमने वैभाषिक और स्वतांत्रिक देख लिया। अब हम शून्यवाद और योगाचार भी देख लेते हैं। देखिए यहां आपको याद रखना है ओरिजिन कहां से, हालांकि ये बस जानने की बातें हैं, बस सवाल यहीं तक आ सकता है कि कश्मीर इसका ओरिजिन है, वैभाषिक शास्त्र पर आधारित है, ये सब भी आएगा नहीं। बस वैभाषिक और स्वतांत्रिक आप जानते रहिए। फिलोसफी को भी आपने जान लिया तो थोड़ा अच्छा ही है। कभी ऐसा हो सकता है कि कहीं अगर दे दे तो ठीक है, नहीं देगा तो कोई बात ही नहीं है। हाँ, यहां पर भी आपने जान लिया। तो ये इसके फिलोसफी को आप मेरे ख्याल से समझ गए, इसके फिलोसफी को समझ गए, ठीक है? समझ गए फिलोसफी क्या है? ये कहता है कि पहाड़ है इसलिए दिखाई देता है, नदी है इसलिए दिखाई देता है, क्योंकि वो प्रत्यक्ष है, उसके प्रमाण की जरूरत ही नहीं, वो खुद ही प्रमाण है। ये कहता है कि नहीं, क्या हम मन में सोच रहे हैं इसलिए पहाड़ दिखाई दे रहा है, हम मन में सोच रहे हैं इसलिए नदी दिखाई दे रहा है, ठीक है? तो ये आपको इसका कॉन्सेप्ट हो गया, किसका? हीनयान में वैभाषिक और स्वतांत्रिक का कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम शून्यवाद और योगाचार यानी विज्ञानवाद को देखते हैं। तो ये मैं मिटाता हूं। आइए अब हम देखते हैं शून्यवाद। देखिए शून्यवाद क्या है भाई, समझिएगा। शून्यवाद को हम कहते हैं, कुछ और चीजें लिख लेते हैं, इसी को हम कहेंगे शून्यवाद को प्रतीत्य समुत्पाद, इसी को कहेंगे थियरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षता का सिद्धांत। इसी को कहते हैं शून्यवाद। हाँ, शून्यवाद के यहां पर देख लीजिए, यहां पे मैं इसको लिखूंगा ऐसे ताकि ये जगह हमारे पास बना रहे। शून्यवाद, अब शून्यवाद की अगर हम बात करेंगे तो शून्यवाद प्रतीत्य समुत्पाद पे आधारित है, वही प्रतीत्य समुत्पाद जो बुद्ध ने दिया। कार्य कारण सिद्धांत, हाँ, किसी भी वस्तु के होने का कोई कारण होता है ये कहता है, इसलिए वो वस्तु शून्य है। कहता है कि किसी भी वस्तु के होने का कोई कारण होता है, ऐसे कोई वस्तु नहीं होती, इसलिए वस्तु तो शून्य है, ये कहता है। थियरी ऑफ रिलेटिविटी यानी कि थियरी ऑफ सापेक्षता इसको कहा जाता है, ठीक है? अब इसमें सापेक्षता इसलिए कि कोई चीज है, कोई कारण है तभी कोई वस्तु है, तो सापेक्षता है, ठीक है? अब देखिए इसके फादर यानी जनक, फादर जनक, जनक कौन है भाई इसके? तो जनक है नागार्जुन, ठीक है? जनक है इसके नागार्जुना, ठीक है? जनक नागार्जुना है।
ध्यान दीजिएगा, महायान के भी जनक नागार्जुना है, वहां लिख लीजिएगा। महायान के जनक यहां भी लिख लीजिएगा। महायान के जनक कौन है? नागार्जुना ही है। ठीक है, महायान के जनक कौन है? नागार्जुना। इसके भी फादर नागार्जुना, तो इसके भी नागार्जुना ही है। ठीक है, अब देखिए आगे। अब नागार्जुन के अलावा भी कुछ लोग इसके फॉलोअर हैं, हाँ, के अलावा भी इसके कुछ लोग शून्यवाद के फॉलोअर हैं। तो नागार्जुन को के बारे में एक चीज और लिख लीजिएगा, ये है, इनको आइंस्टाइन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, आइंस्टाइन ऑफ इंडिया या आइंस्टाइन ऑफ इंडिया, किसे कहा जाता है? आइंस्टाइन ऑफ इंडिया, आइंस्टाइन ऑफ इंडिया। ठीक है, आइंस्टाइन या आइंस्टाइन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? नागार्जुन को। ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, उसके बाद आपको कुछ इसके फॉलोअर्स हैं और लोग जो मेन लोग हैं नागार्जुन के अलावा, अपार्ट फ्रॉम फॉलोअर्स, अपार्ट फ्रॉम नागार्जुना। ठीक है, नागार्जुन के अलावा कुछ जो फॉलोअर्स हैं उनके नाम भी आप लिखिए। वो कौन कौन से हैं? देखिए, अर्थदेव, हिंदी में लिख देता अर्थदेव। ठीक है, इनकी रचना है चतुशतक। इनकी एक रचना है, ध्यान रखिएगा, इनकी रचना चतुशतक, ऐसे लिख लीजिए रचना इनकी क्या है? चतुशतक। ठीक है, अथर्वदेव। ठीक है, उसके अलावा शांति देव, अर्थदेव, शांति देव, और उसके अलावा शांति रक्षित, शांति रक्षित नाम है, अंग्रेजी में भी ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, अर्थदेव, शांति देव, शांति रक्षित। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको कुछ बुक नागार्जुन के भी लिखने हैं। देखिए, नागार्जुन के कुछ बुक्स हैं, तो ये मैं ऐसे लिखता हूं, बुक्स नागार्जुन के। देखिएगा, माध्यमिक पारिका, इंग्लिश में भी ऐसा ही लिखा जाएगा, यही नाम है, माध्यमिक पारिका। ठीक है, शून्यता। ठीक है, शून्यता सप्तती, सप्तती ऐसे होगा सर। शून्यता सप्तती। ठीक है, विग्रह व्यावर्तनी, विग्रह व्यावर्तनी। देखिए, माध्यमिक पारिका, शून्यता, सप्तती, विग्रह व्यावर्तनी, ये 3 किताब नागार्जुन के हैं। तो थोड़ा बहुत नाम में आपको हल्का फुल्का स्पेलिंग का इधर उधर मिलेगा, तो वो कोई फर्क नहीं पड़ता है। माध्यमिक पारिका, शून्यता सप्तती और विग्रह व्यावर्तनी, ये आपको नागार्जुन की किताब है। तो यहां पर आपको ध्यान देना है क्या? पहली बात, शून्यवाद प्रतीत्य समुत्पाद पे है। ठीक है, यानी कार्य कारण सिद्धांत पे मैंने बताया था कि कोई चीज, किसी ना किसी चीज का कोई कारण है। हाँ, दुख है तो उसका कारण जन्म है। प्रतीत्य समुत्पाद हमने जब महात्मा बुद्ध के टीचिंग्स को पढ़ा था तो वहां पढ़ा था कि अगर जन्म है तो उसका कारण दुख है। ठीक है, सॉरी, दुख है तो उसका कारण जन्म है। ठीक है, और जन्म क्यों है? तो हमारे कर्म फल के कारण है, उसका भी कारण है, जन्म का भी कारण है। तो कार्य कारण सिद्धांत पर आधारित होता है प्रतीत्य समुत्पाद। हाँ, कॉज एंड इवेंट थियरी आप कह सकते हैं, कार्य कारण सिद्धांत, कॉज एंड इवेंट थियरी। ठीक है, तो
इसमें ये कहा जाता है कि किसी ना किसी हर इवेंट के पीछे, कोई भी घटना होती है उसके पीछे कोई कारण है। इसको थियरी ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं, क्योंकि ये शून्यवाद कहता है कि कोई वस्तु है तो उसका कोई कारण है, ठीक है, इसलिए वस्तु ही शून्य कहता है। कारण है तभी है, कारण नहीं तो नहीं, तो वस्तु की कोई मतलब एग्जिस्टेंस नहीं है, वो शून्य ही है, ये शून्यवाद कहता है। और इसके फादर कौन है? फादर नागार्जुन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इनको क्या कहा जाता है? आइंस्टीन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इनके और इनके नागार्जुन के कुछ किताबें हैं, नागार्जुन की कुछ नागार्जुन की कुछ किताबें हैं, माध्यमिक पारिका शून्यता, सप्तति और विग्रह व्यावर्तनी। और नागार्जुन के अलावा कुछ लोग हैं जो फॉलोअर हैं, तो अर्थदेव, शांतिदेव, शांति रक्षित, अर्थदेव की एक रचना है चतुःशतक, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं और योगाचार विज्ञानवाद को समझते हैं। थोड़ी थोड़ी जानकारी लेंगे, इसमें बहुत ज्यादा आपको सवाल नहीं आना है, लेकिन फिर भी इसको जान लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि कोई भी चीज अधूरा ना लगे, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है आपका, ठीक है। चलिए अब हम विज्ञानवाद को जान लेते हैं। विज्ञानवाद या योगाचार, आइए थोड़ी सी जानकारी है इसमें। चलिए विज्ञानवाद, इसके फादर को देखते हैं, यानी जनक को देखते हैं। जनक कौन है विज्ञानवाद के? मैत्रेयनाथ। मैत्रेयनाथ, इंग्लिश में भी यही होगा, ठीक है। फादर इनके मैत्रेयनाथ हैं। और प्राचीनतम ग्रंथ जो हैं ओल्डेस्ट टेक्स्ट जो है इसका, ये है सूत्रालंकार, प्राचीनतम ग्रंथ सूत्रालंकार। और ये किसने लिखा है? असंग ने लिखा है। असंग का सूत्रालंकार ओल्डेस्ट टेक्स्ट है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ जो है वो है लंका अवतार। सूत्रालंकार लिखा है असंग ने, या ऐसे भी लिख लिया, असंग भी लिखा है सूत्रालंकार, ठीक है। ये है आपको लंका अवतार, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ, ठीक है। और इसका जो प्रचार किया, ठीक है ना, तो इसके प्रचार को कुछ लोगों ने किया, जैसे आप समझ सकते हैं, प्रचार किया या इसको स्प्रेड किया, आप लिख ले प्रचार किसने किसने किया। तो प्रचार किया आपको असंग, ये असंग, ठीक है। वसुमित्र, वसुबंधु, वसुबंधु, इसके अलावा आप लिख सकते हैं प्रचार, और लोग थे इसमें, यहीं पे लिखता हूं मैं इसी को, दिगनाक और धर्म कीर्ति, ठीक है, धर्म कीर्ति। धर्म कीर्ति, तो ये प्रचार में कितने लोग थे? प्रसार इसका किया गया असंग द्वारा, असंग द्वारा प्रचार किया गया, वसुमित्र द्वारा किया गया, वसुबंधु द्वारा, इन सब लोग इसके फॉलोअर ही होंगे ना, दिगनाक और धर्म कीर्ति, ये आपको याद रखना है। फादर कौन है? मैत्रेयनाथ। ओल्डेस्ट टेक्स्ट सूत्रालंकार है, जो जिसे लिखा है असंग ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्स्ट, सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ लंकावतार। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से हमने हीनयान और महायान के सारे जो सबसेक्ट्स थे, चार, इसके दो
ये वैभाषिक और स्वतांत्रिक, और ये शून्यवाद और योगाचार या विज्ञानवाद के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी हासिल कर ली। इसको बस आपको एक बार देख लेना है हल्का फुल्का। बस ये पूछ सकता है कि वैभाषिक किसका है, स्वतांत्रिक किसका है, कहां से वैभाषिक का ओरिजिन है। बहुत ज्यादा डिटेल और फिलोसफी नहीं पूछेगा, क्योंकि ये इतिहास की बात है। फिलोसफी सिर्फ वो मेन आपको हीनयान और महायान और बौद्ध धर्म की फिलोसफी को पूछेगा, कहीं भी कॉन्सेप्चुअल चीजें पूछेगा। तो लेकिन इतनी गहराई में नहीं जाएगा कि इसका फिलोसफी क्या है, इसका फिलोसफी क्या है। लेकिन आप जान गए, एक दो पॉइंट कहीं बन सकता है, ओरिजिन कौन है, फादर कौन है, तो इसको बस एक बार खाली आपको सरसरी निगाह से देख लेना है, ठीक है। लेकिन हीनयान, महायान और महात्मा बुद्ध के टीचिंग्स और फिलोसफी को तो बहुत अच्छे से देखना है। हीनयान महायान की फिलोसफी को बहुत अच्छे से, जो मैंने डिफरेंस बताया उसको बहुत अच्छे से देखना है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे कुछ लिटरेचर, ठीक है। लिटरेचर को देखेंगे किसके, हीनयान और महायान के। आइए अब हम हीनयान और महायान के कुछ लिटरेचर को देखते हैं, ठीक है। लिटरेचर यानी साहित्य, ठीक है। हीनयाना यानी कि लेसर व्यक्ति, महायाना यानी कि ग्रेटर व्यक्ति, ठीक है। ये मैंने बता दिया था। चलिए अब यहां पे लिखना शुरू करते हैं। कुछ लिटरेचर के नाम है, बस आपको याद रखना है कि किस। महावस्तु, मैं हिंदी में ही लिखता हूं महावस्तु, एग्जैक्टली आपको इंग्लिश में भी ऐसे ही लिख देना है, MAHVASTU, ठीक है, महावस्तु। उसके अलावा वज्रसूत्री, वज्रसूत्री, ठीक है। उसके अलावा अभिधम्म घोष, अभिधम्म घोष के राइटर हैं वसुबंधु, ठीक है, वसुबंधु, यस। उसके बाद विशुद्धि मग, विशुद्धि मग, विशुद्धि मग के राइटर हो जाएंगे बुद्ध घोष, बुद्ध घोष, ठीक है। अब देखिए इसमें अभिधम्म घोष, अभिधम्म घोष को कहते हैं आपको त्रिपिटक की कुंजी, की ऑफ त्रिपिटक, ठीक है। त्रिपिटक यानी कि शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, इसको कहते हैं की ऑफ त्रिपिटक, यस। पिटक की कुंजी, ठीक है, त्रिपिटक की कुंजी। और बौद्ध धर्म का लघु विश्वकोश, ठीक है, या लघु विश्वकोश। बौद्ध धर्म का लघु विश्वकोश यानी कि मिनी एनसाइक्लोपीडिया ऑफ द बुद्धिज्म, ठीक है ना। किसे कहेंगे, अभिधम्म घोष, जो कि लिखा है वसुबंधु ने, उसे क्या कहा जाएगा, की ऑफ त्रिपिटक, यानी त्रिपिटक की कुंजी या त्रिपिटक की चाबी या
इसको कहा जाता है बौद्ध धर्म का लघु विश्वकोश, यानी कि मिनी एनसाइक्लोपीडिया ऑफ बुद्धिज्म। मिनी एनसाइक्लोपीडिया ऑफ बुद्धिज्म, यहां मैंने लिखा नहीं है तो आप लिख लीजिएगा, मिनी एनसाइक्लोपीडिया, लघु विश्वकोश यानी कि मिनी एनसाइक्लोपीडिया। ठीक है, अब आइए महायान में। महायान में क्या क्या चीजें हैं देखिए। एक तो नागार्जुन की हमने चर्चा कर ली। नागार्जुन ने क्या क्या लिखा था? नागार्जुना। तो नागार्जुना जो द्वारा लिखा गया लिखी गई कुछ किताबें हैं, तो वो है माध्यमिक पालिका। पालिका अभी भी हमने पढ़ा, जस्ट शून्यता सप्तति, कहीं ये दंत स से भी लिखा हुआ मिल जाएगा, कहीं ये तलाबे श से भी, तो इसलिए विग्रह व्यावर्तनी वर्तनी। ठीक है, उसके बाद अश्वघोष द्वारा, अश्वघोष ने कुछ चीजें लिखी, अश्वघोष। ठीक है, अश्वघोष ने कौन कौन सी किताबें लिखी? अश्वघोष ने लिखी बुद्ध चरित्र, बुद्ध के बारे में सब कुछ है, बुद्ध चरित्र ही कहा जा रहा है तो बुद्ध के बारे में है। ठीक है, बुद्ध चरित्र। उसके अलावा सौदरानंद, सौदरानंद बुद्ध के बड़े भाई नंद हैं, उनकी पत्नी या वाइफ कहें, पत्नी कहें, सुंदरी के बारे में वर्णन है सौदरानंद में। उसी तरह से एक किताब है सरिपुत्र, सरिपुत्र प्रकरण, तो ये इंपॉर्टेंट किताब है, आ जाएगा कि ये किसके द्वारा लिखा हुआ है, किसके द्वारा लिखा हुआ है। एक और ललित विस्तार आप लिख लीजिए, महायान की एक और प्रमुख किताब है ललित विस्तार, ललित विस्तार। तो ये तो लिखा हुआ है ललित विस्तार, लिख जाइए, ललित विस्तार आ जाए कि ललित विस्तार किसका लिटरेचर है, महायान या हीनयान का? तो ललित विस्तार जो है ये महायान का है। तो यहां तक हमने देख लिया क्या कि हीनयान में जो लिटरेचर है या जो साहित्य है, उनकी किताबें हैं महावस्तु, वज्रसूत्री। देखिए महावस्तु की चर्चा महाजनपदों के लिए भी की गई है, हमने बताया था आपको, अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की चर्चा है, महावस्तु में भी कहा जाता है, और जैन टेक्स्ट जो है भगवती सूत्र वहां कहा जाता है। वज्रसूत्री हीनयान का है। ठीक है, अभिधम्म घोष इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ राइटर का नाम वसुबंधु। विशुद्धि मग बुद्ध घोष ने लिखा है, ये ध्यान दीजिएगा। अभिधम्म घोष को की ऑफ त्रिपिटक कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। किसे की ऑफ त्रिपिटक, यानी कि त्रिपिटक की कुंजी या चाबी किसे कहा जाता है? तो अभिधम्म घोष को। या बौद्ध धर्म का लघु विश्वकोश या मिनी एनसाइक्लोपीडिया ऑफ बुद्धिज्म किसे कहा जाता है? तो अभिधम्म घोष को। ठीक है, अब यहां पर हमने देख लिया नागार्जुन की 3 किताबें हैं, अश्वघोष की 3 किताबें, और एक ललित विस्तार एक जो किताब है वो महायान से ही रिलेटेड है। तो ये सारा हमने देख लिया। अब थोड़ा सा हम लोग बस वज्रयान, कालचक्रयान, सहजयान, 2-2 लाइन बस, उसके बाद हमारा वीडियो खत्म। हमने हीनयान महायान को पूरा पढ़ लिया। उसके बाद देखिए, उसके बाद जो हीनयान महायान के बाद जो बदलाव आया, जो स्प्लिट हुए, वो किस तरह से हुए? देखिए हमने पढ़ा था पहला, अभी पहले डिवीजन हुआ था। ठीक है, हीनयान महायान। उसके बाद देखिए जो डिफरेंट स्प्लिट थे, स्प्लिट्स इन बुद्धिज्म, तो ये हमने पहले पढ़ा था हीनयान, फिर यहां पे पढ़ा महायान, ये शुरुआती दौर में हो गया। ठीक है, हीनयान और महायान तो
चौथे बुद्धिस्ट काउंसिल में हो गया। और यहां पर फिर हीनयान के दो सेक्ट बट गए थे, अभी मैंने बताया वैभाषिक और सौतांत्रिक, इसका शून्यवाद और योगाचार्य विज्ञानवाद, ये हो गया था। अब आगे भी आएगा क्या, वज्रयान। वज्रयान ये आपको 6th to 7th सेंचुरी एडी में आ रहा है, ठीक है, वज्रयान आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आगे पहले वज्रयान को देख लेते हैं, फिर हम देखेंगे 6th to 7th सेंचुरी एडी में वज्रयान आ रहा है। तो वज्रयान के बारे में देख लीजिए, इसका बर्थ कैसे होगा, फ्रॉम वैदिक एविल्स, जो वैदिक धर्म में बुराइयां थी, हाँ, वहीं से इसका बर्थ होगा। तंत्र मंत्र, जादू टोना यानी विच क्राफ्ट, जादू टोना, ब्लैक मैजिक, ठीक है ना, वो सब चीजें यहां पर उसकी वजह से, योगा, ये सब चीजें होंगी। तो बर्थ फ्रॉम वैदिक एविल्स, ठीक है, वैदिक एविल्स यानी कि जो बुराइयां हैं वैदिक धर्म की, वहीं से ये एक और स्प्लिट होगा। वज्र का मतलब, अगर एक और मतलब देखा जाए, वज्र का मतलब तो कठोर भी होता है, खतियार भी है। वज्र का मतलब आपको मैजिकल पावर भी होता है, ठीक है ना, मैजिकल पावर। तो बर्थ मैजिकल पावर से होता है, फ्रॉम वैदिक एविल्स। और वैदिक एविल्स में क्या थे भाई, एविल क्या था, मैजिकल पावर। यानी तंत्र मंत्र, जादू टोना, इससे इसका जन्म होता है, एक तरह से ये निकलता है, ठीक है। कौन, वज्रयान, ठीक है। और वज्रयान में दो बातें हैं, समझिए। इसमें वाइफ ऑफ बुद्ध, बुद्ध के वाइफ के रूप में पूजा होती है। एक तो पूजा होती है कालचक्र देवी, ठीक है, कालचक्र देवी, हिंदी में ही लिखता हूं, कालचक्र देवी और तारा देवी, ठीक है ना। कालचक्र देवी और तारा देवी की पूजा होती है बुद्ध की पत्नी के रूप में। वज्रयान के बारे में इतनी ही जानकारी हमें लेनी है, ठीक है। उसके बाद फिर आ जाते हैं हम कालचक्रयान, 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 ठीक है। इसको CH ऐसे करके लिख लेंगे, कालचक्र, CHAL, काल, CHAKRAYAN, ऐसे करके आप वही स्पेलिंग लिख लेंगे, कालचक्रयान। ये है आपको 9th to 10th सेंचुरी एडी में, ठीक है। और इसके फादर जो है यानी जनक, फादर कौन होंगे यानी जनक कौन है, तो मंजूश्री, ठीक है, मंजूश्री। उसके बाद, और ये क्यों होता है, ये बुराइयां जो आने लगती है उससे इसी का होता है, उससे भी ये कालचक्र यहाँ निकल के आता है। जो बुराइयों की वजह से वज्रयान भी होता है, बौद्ध धर्म में जो बुराइयां आती है उसकी वजह से ये स्प्लिट होता है, सिर्फ बुराइयों की वजह से है ये, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद लास्ट यहाँ पे मैं लिखता हूं सहजयान, इसका टाइम पीरियड 10th सेंचुरी एडी, ठीक है। तो ये कहां होता है, बंगाल, ईस्टर्न पार्ट में, बंगाल में शुरुआत होती है इसकी, ठीक है। और इसमें एंट्री किसकी होती है, एंट्री होती है भक्ति सॉन्ग्स, भक्ति गीतों की एंट्री हो जाती है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो स्प्लिट जो है, हीनयान, महायान, वज्रयान, कालचक्रयान, सहजयान, ये पूरा स्प्लिट आपका हो गया बौद्ध धर्म का। हीनयान, महायान, वज्रयान, कालचक्रयान और सहजयान, ठीक है। स्पेलिंग यही होगा अंग्रेजी में भी, आप लिख लीजिए सहजयान का।
तो हीनयान और महायान में हमने बता दिया कि दो सबसेक्ट उभर के आए थे, वैभाषिक और स्वतांत्रिक। महायान में उभर के आए थे शून्यवाद और विज्ञानवाद या योगाचार उसको कहेंगे। फिर वज्रयान में देख लीजिए, यहां पे हमें समझना है वज्रयान क्या है भाई। तो वज्रयान 6th and 7th सेंचुरी एडी में आया। बर्थ क्यों हुआ? फ्रॉम वैदिक एविल्स, वैदिक धर्म में जो बुराइयां आ गई थी, हाँ, उसकी वजह से तंत्र मंत्र जादू टोने, मैजिकल पावर्स यहां पे लिख दिया मैंने, मैजिकल पावर्स वही है तंत्र मंत्र जादू टोना। और यहां पे बुद्ध की पत्नी के रूप में काल चक्र देवी और तारा देवी की पूजा होती है, ठीक है, यहां पे लिख लीजिएगा, पूजा होती है काल चक्र देवी और तारा। तो आ सकता है कि यहां बुद्ध की वाइफ के रूप में किसे देखा गया है, तो काल चक्र देवी और तारा देवी को वज्रयान में देखा गया है। कहां देखा है गया है? वज्रयान में, ठीक है। वज्रयान, वज्र का मतलब होता है तंत्र मंत्र, इसी से आपको ध्यान रहेगा। काल चक्रयान, काल चक्रयान का मतलब, वज्र का मतलब हथियार भी है और वज्र का मतलब तंत्र मंत्र भी होता है, ठीक है। काल चक्रयान 9th to 10th सेंचुरी में आता है। इसके फादर मंजूश्री है, बस एक लाइन का इंफॉर्मेशन यहां पे, ठीक है। मंजूश्री ये भी बुराइयों की वजह से ही आता है, ठीक है। ये स्प्लिट होता है। फिर आगे एक सहजयान 10th सेंचुरी एडी में बंगाल में एंट्री होती है, ठीक है। बंगाल में इसकी शुरुआत होती है, ठीक है, बिगिनिंग इसकी बंगाल में होती है। और एंट्री क्या होती है? भक्ति सॉन्ग्स की, यानी कि भक्ति गीतों की शुरुआत ईस्टर्न इंडिया में, बंगाल ईस्टर्न इंडिया, ठीक है। तो यह देख लीजिए 10th सेंचुरी एडी में। तो ये आज का जो बिहार है उस समय मुझे लगता है कि वो उस समय बंगाल का ही पार्ट होगा, उस समय बंगाल तो ईस्टर्न इंडिया पूरा, तो आज का बिहार भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर, बंगाल, बिहार और झारखंड ये सब आप लिख सकते हैं। 10th सेंचुरी एडी में बंगाल में शुरुआत होती है और यहाँ पे प्रवेश होता है भक्ति सॉन्ग्स का। तो इस तरह से हमने पूरा का पूरा जो स्प्लिट है, यानी जितने पार्ट में जितने सेक्ट बने बुद्धिज्म के, वो हमने देख लिया। यहां पर आपको बस सरसरी निगाह से आपको चीजों को देखना है। हीनयान और महायान को आपको डिटेल में देखना है, बहुत अच्छे से इसके फिलॉसफी को समझना है, इसके जो भी डिफरेंट पॉइंट्स हैं उसको देखना है, अंतर को समझना है, फिलॉसफी को समझना है, ठीक है। कब कहां पे ये स्प्लिट हुआ, चौथे बुद्धिस्ट काउंसिल में हुआ, ये सब चीजें आपको समझनी है। इसका जो पार्ट है सबसेक्ट वैभाषिक और स्वतांत्रिक, या इसका शून्यवाद या विज्ञानवाद या उसे योगाचार भी कहते हैं, यहां पर बस यहां पे आपको वहां पे सरसरी निगाह दी, इसके सबसेक्ट पे सरसरी निगाह, वैभाषिक एंड स्वतांत्रिक, इसका शून्यवाद या विज्ञानवाद, उस पर थोड़ा बहुत सरसरी निगाहें आपको डालनी है। लेकिन हीनयान और महायान को बहुत अच्छे से आपको कंप्लीट करना है। मैक्सिमम सवाल 80 to 90% क्वेश्चन आपको यहां से बनेंगे। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, कीप स्माइलिंग।